नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अत्र कुशलम तत्रास्तु च, जैसे कि हम हैं वैसे आप भी कुशलता से होंगे। अब तक हमने जाना कि सुधा किस प्रेम से चंदर के लिए नान खटाई लाई और उसने बिना पूछे ही उसकी साड़ी में घी के हाथ पोंछ दिए। या तो ये अति प्रेम से कर सकता है या किसी से जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसका काम बिगाड़ना चाहता है। इसके आगे देखते हैं अब सुधा की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि सुधा न उससे नाराज हुई और ना ही उसने उससे कुछ कहा। अब देखें आगे क्या। बस अब धोती का किनारा रंग दिया, यही पहनावा है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई थी और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखेंगे तो और बिगड़ेंगे कि धोती में घी स्याही सब लगाई रहती है, तुम्हें क्या। और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब। और मुंह चुड़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था। एक और उसके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिसकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से वह चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदार, यह इन लोगों की विशेषता होती है। सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उत्कर्ष होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती हैं। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी, सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह एक अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था, शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।
और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन उसकी एक आवाज़ पर देवता बन जाएगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप, दीप, नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपनी रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदों को अमानुषता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूब कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है। वह यह भी समझता था कि मनुष्य को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आदर्श का सुधार करना होगा। और ऐसा आदर्श जो आदमी को आदमी बना दे, बल्कि वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसे ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता है वह दुनिया आज किसी भी राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता। यही कारण था कि अपने जीवन में आने वाली व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था। अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत, जागरूक रहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि किस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, क्योंकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता। इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था कि काम तो वह अपना इस तरह करता था कि किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उससे मालूम नहीं था कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए हैं। और वो बोले, वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था को नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है। इसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है, चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। अब इसके आगे का भाग हम फिर आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपने विचारों से अवगत कराइए। बहुत से शब्द हम जानबूझ के गलत पढ़ते हैं कि आप कुछ तो बताएं, और अवश्य ही बताएंगे एक ना एक दिन तो आपका मन होगा ही कुछ लिखने का। धन्यवाद, नमस्कार।